नमस्कार, मैं हूं रविरंजन। आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज़। विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज से जुड़ जाइए। इस समय आप हमें लाइव देख रहे हैं। आप भी जुड़ जाइए विमर्श न्यूज़ के इस फेसबुक लाइव से। हर रोज़ दिन के 1 बजे आज से मैंने विमर्श न्यूज़ आपको ये खास तौर पे ये सूचना दे रही है कि हर रोज़ दिन के 1 बजे ऐसे खास महत्वपूर्ण सवालों पर आज का जो विशेष मुद्दा है उस पर बातचीत करने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और इस बहस में आप भी शामिल होइए। अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। आपके कमेंट को हम अपने बातचीत में शामिल करेंगे। महत्वपूर्ण सवाल है। आज का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अल्ट न्यूज़ के को फाउंडर जुबैर को गिरफ्तार किया गया। उसके अलावा तीस्ता सितलवाड़ और गुजरात के पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार की गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये है कि ये गिरफ्तारी अचानक क्यों हुई, क्या ये गिरफ्तारी ज़रूरी थी, और अगर ये गिरफ्तारी हुई तो इसके पीछे सरकार या पुलिस के पास क्या सबूत हैं, क्या तथ्य हैं जिनके आधार पर इनको गिरफ्तार किया गया। मीडिया को क्या साधने की कोशिश कर रही है सरकार। मोहम्मद जुबैर एक ऐसे संस्थान के को फाउंडर हैं जो फैक्ट चेकिंग करता था और फैक्ट चेक करके जो सत्य बात है वो लोगों तक पहुंचाते थे। लेकिन मोहम्मद जुबैर को एक 4 साल पुराने ट्वीट में उनको गिरफ्तार किया गया, उस ट्वीट के आधार पर जिसमें उन्होंने एक पुरानी फिल्म का एक वीडियो क्लिप डाला था जिसमें हनीमून होटल को हनुमान होटल दिखाया गया। तो वो फिल्म का एक पार्ट था जिसको उन्होंने ट्वीट करके और ये बताना चाहा था कि असल में ये बात क्या है। उसी आधार पर हालांकि पुलिस ने उन्हें बुलाया था किसी दूसरी बात के लिए, पूछताछ के लिए, लेकिन उनको ये तस्वीर दिखा के और उनको ये ट्वीट दिखा के और उनको गिरफ्तार किया गया कि इससे किसी एक व्यक्ति की धार्मिक भावना आहत हुई है, इसलिए आपको गिरफ्तार किया जाता है। तीस्ता सितलवाड़ की गिरफ्तारी, गुजरात दंगों के दौरान गलत सूचना, उन पर आरोप है कि गलत सूचना, गलत जानकारी देकर भ्रम में डालने की कोशिश के आरोप में उनको गिरफ्तार किया गया। और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को भी गुजरात दंगों के दौरान जांच गलत तरीके से करने का आरोप लगाते हुए उनको गिरफ्तार किया गया। ये सब गिरफ्तारियां, इन तीनों गिरफ्तारियों पर देश में उबाल है। लोग, सामाजिक कार्यकर्ता नाराज हैं और इसके अलावा एडिटर्स गिल्ड ने मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर सवाल खड़ा किया है। एडिटर्स गिल्ड ने कहा है कि ये गिरफ्तारी गलत तरीके से की गई है और मोहम्मद जुबैर को तुरंत रिहा करना चाहिए। अब एडिटर्स गिल्ड के इस मामले में कूदने के बाद एक नया बहस शुरू हो गया है। उधर तीस्ता सितलवाड़ को संयुक्त राष्ट्र की तरफ से ये आया कि देश में मानवाधिकार मुश्किल में है और ये एक गंभीर बात है। हालांकि देश के गृह मंत्रालय ने इसका जवाब दिया है और सख्त जवाब दिया है। इन सब पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ हैं सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक विश्लेषक चक्रवर्ती अशोक प्रियदर्शी। अशोक प्रियदर्शी जी से हम बातचीत आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका स्वागत विमर्श न्यूज़ के इस कार्यक्रम में। ये 3 गिरफ्तारियों की बातचीत चल रही है। सबसे पहले मोहम्मद जुबैर की बात है कि उन्होंने एक फैक्ट चेक करने वाले एक मीडिया हाउस के वो को फाउंडर हैं और उनको गिरफ्तार किया गया। ये तीनों गिरफ्तारियों को आप किस तरह से देख रहे हैं? सबसे पहले तो मेरा सवाल है। देखिए, ये गिरफ्तारी, तीनों गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। किसी भी विकसित समाज में और सभ्य समाज में लोगों को डेमोक्रेटिक तरीके से प्रोटेस्ट करने की पूरी इजाज़त दी जाती है और किसी भी समाज में बहुत वायलेंट तरीके से डेमोक्रेटिक ढंग से स्टेट चल रहा है और कोई एक ग्रुप वायलेंट ढंग से अपनी बात मनवाए तो उसका सख्ती के साथ शमन किया जाता है। तो इस सीधे नियम के हिसाब से तीस्ता सितलवाड़ को पूरा अधिकार था कि जब सुप्रीम कोर्ट ने अपनी निगरानी में जांच करवाई और उस जांच से रिपोर्ट आया तो तीस्ता सितलवाड़ को पूरा अधिकार था कि वो इससे अपनी असहमति कोर्ट में दाखिल करे और कोर्ट ने वो सुना। कोर्ट ने असहमति दाखिल करने की इजाज़त दी। तो किसी भी व्यक्ति को मैंने सुप्रीम कोर्ट में या जिस कोर्ट में वो जा सके जहाँ तक उसको उसका लीगल बनता है स्टैंडी,
हाई कोर्ट में जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इस जांच के खिलाफ अपनी असहमति, अपने सवाल एफिडेविट करके दाखिल किए, और वह यह था कि गुजरात राइट जो है प्रायोजित था, स्टेट स्पॉन्सर्ड था, स्टेट ने जानबूझकर लैप्सेस किया, स्टेट ने कई तरीके से प्रेरित किया, स्टेट ने दंगाइयों को छूट दी, स्टेट की वजह से पुलिस दूसरी तरफ देखती थी वहाँ रह करके और दंगाई अपना काम करते थे। और ये जो घटना है श्रीलंकाई तमिलों के साथ जो 1983 में हुआ था, उसी तरह की आशंका गुजरात राइट के संदर्भ में बड़ौदा और अहमदाबाद में किया जा रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई पहल लेकर के, और इन लोगों के ही पिटिशन के आधार पर वो कमेटी बनी। कमेटी ने तो अपनी फाइंडिंग में कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, स्टेट रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करके अभी जो कहा है वो ये कहा है कि अगर कोरोना फेज 2 में, उदाहरण दिया सुप्रीम कोर्ट ने, कोरोना फेज 2 में अगर लोगों की जानें गई तो इससे सरकार की अकर्मण्यता, अक्षमता को इंटेंशन नहीं कहा जा सकता है। सरकार लोगों की जान बचा नहीं सकी, पर्याप्त फैसिलिटीज नहीं दे सकी, लेकिन उसने जानबूझ के ऐसा किया। ठीक उसी तरीके से गुजरात राइट का नियंत्रण कोर्ट भी मानती है कि स्टेट नहीं कर पाई, राइट फैला, लेकिन ये जानबूझ करके इंटेंशनल था, यह बात जो है नहीं कही जा सकती है और इसके प्रमाण नहीं आए हैं। तो तीस्ता सितलवार ने जो सुप्रीम कोर्ट में उस फाइंडिंग्स के खिलाफ बात कही, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कह दिया कि ये प्रायोजित राइट नहीं था, दंगा नहीं था। तो अब इस तरह से तीस्ता सितलवार की बात खारिज हो गई। ठीक है, अब इसके बाद ये बात कही जाती थी भाजपा के द्वारा, लोगों के द्वारा, कि वो जो एफिडेविट करवाती थी उनके लोगों ने भी कहा कि उसमें दस्तखत लेती थी, और दस्तखत लेती थी, अंग्रेजी में ड्राफ्ट बनाती थी और बिना समझाए हुए लोगों के दस्तखत ले रही थी, यानी कि उन्होंने गवाहों का इस्तेमाल किया। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट कोई जांच करवाता, सुप्रीम कोर्ट कोई स्ट्रिक्चर लगाता, इसकी जगह पर एक बदले की कार्रवाई के तौर पर जिस दिन आप जीत गए, आपने ये एक्ट किया, तो किसी भी जनतांत्रिक शासन, इतना ऑलमाइटी पावर रखने वाला जो शासन जिसका एक एक व्यक्ति पर पकड़ होता है, उसके द्वारा यह किया जाना अनुचित है। ठीक, वैसे फिर आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुना रहा है वही गलत है। सुप्रीम कोर्ट तो कह रहा है कि भाई आपने जो कहा था कि ये जानबूझकर कराया गया, वो जानबूझ के नहीं कराया गया। तो इन्होंने जितने आरोप लगाए थे वो सब गलत साबित हुए हैं। देखिए, वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर आप भरोसा करते हैं, हाँ ठीक है, उन्होंने जो आरोप लगाए वह आरोप अगर गलत भी साबित होते हैं तो इनके जेल जाने की बात नहीं होती है। लागू तो वही होगा जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया, और इसके बाद सारी जांच की कार्रवाइयाँ बंद हो जाएंगी। अब इस तरह से कोई जांच नहीं हो पाएगा। शायद सामान्य तौर पर कोई इंटरनेशनल जूरी बन जाए और जांच करे, वो भी इतने साल के बाद नहीं करेगी। उस समय कई ऐसी जूरी बनी होगी जिसने जाँच किया होगा। ठीक है, और हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बारे में अगर केवल सीधा सीधा हमसे पूछिएगा तो हम इस पर एक ही बात कहेंगे कि नेपाल में किंग महेंद्र के पुत्र वीरेंद्र किंग वीरेंद्र की हत्या हुई थी कि नहीं। बाद में जो शासक आए तो अभी तक वहाँ का जो कमीशन है, जांच कमीशन है, उससे मतलब किसी ने हत्या नहीं की। जो लोग मारे गए उन्हीं लोगों ने हत्या की, उनके बेटे ने हत्या की, जिसकी भी माने हत्या हो गई थी गोली चलने से। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो जाने से हम ये नहीं मान लेते हैं कि गुजरात राइट जो है उसमें पुलिस ने और स्टेट ने जानबूझ करके दंगाइयों को छूट नहीं दिया। अगर किसी व्यक्ति के मान लेने से या किसी संस्था के मान लेने, आपको तो किसी एजेंसी पर वो विश्वास करना पड़ेगा ना। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराया, उस पर आप भरोसा कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जांच कराया, सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट आई, वो भी गलत है, तो फिर कौन? नेपाल की बात दूसरी। नेपाल में तो वीरेंद्र के पुत्र ने खुद को गोली मार ली थी और 5-7 लोगों को मारने के बाद उन्होंने अपनी हत्या खुद कर ली थी, आत्महत्या कर लिया, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। फिर वहाँ का कानून क्या कहता है उसको भारत के संदर्भ में तो हम नहीं दे सकते। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि हम ये नहीं लिखेंगे कि कथित हत्या,
ठीक है, वो हत्या था, ठीक है, नेपाल के बारे में। उससे हम श्रीलंका से भी दृष्टांत ले रहे हैं। श्रीलंका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लोग सबने ये माना कि पुलिस अपनी तरफ देखती थी और जो दंगाई है दंगा रचा रहे थे, ठीक है, मिनिस्टर्स दंगा को प्रेरित कर रहे थे। गुजरात राइट सुप्रीम कोर्ट के फैसले से केवल इतना होगा, हमको एक डेमोक्रेटिक आदमी होने के नाते, कि हम अब इस विषय को दोबारा उठा नहीं सकेंगे। लेकिन हम इस बात को इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ज़रूरत नहीं है फैसले की। मुझे आपने पूछा तो मैंने कह दिया कि वहाँ जो हिंदू भी थे और जो दंगा पसंद कर रहे थे, दंगा के पक्ष और विपक्ष में जनता होता है, जनमानस होती है, तो वो लोग भी ये बात जानते थे कि इस दंगा को स्टेट का समर्थन प्राप्त है, ठीक है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले मात्र से हम लागू वही होगा। अब कोई नरेंद्र मोदी किसी भी कटघरे में खड़े नहीं किए जाएंगे, लेकिन हमारे मन में और विश्वास में, मेरे बेस्ट नॉलेज से, हमारा बेस्ट नॉलेज अगर हम ही कोर्ट में बैठ जाएंगे तो हमारे सामने डॉक्यूमेंट्स से ये बात प्रूफ नहीं किया जाता है, तो हम अपने बेस्ट नॉलेज पर जजमेंट नहीं देंगे। हम जजमेंट देंगे जो डॉक्यूमेंट्स आए हैं, ठीक है। तो इस डॉक्यूमेंट्स के आलोक में इतनी जांच के बाद, जांच की निगरानी भी सुप्रीम कोर्ट कर रहा था, तो उसकी एक ऑथेंटिसिटी है कि वह दंगा के बारे में अब आगे कोई डिबेट नहीं है। जयप्रभा अस्पताल पर PIL किए थे तो बोला कोर्ट ने कि हम 10 लाख फाइन करेंगे, लेकिन अल्टीमेटली 50,000 रुपया। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप जो आरोप लगा रही हैं वो ठीक आरोप नहीं है, वो गलत है, स्टेट ने जानबूझ के नहीं कराया। तो ये बात देश के गृह मंत्री पहले से कहते रहे हैं कि ये मिसगाइड करने की कोशिश ये लगातार करती हैं और करते रही हैं। अब कानूनी प्रक्रिया के तहत ही उन पर एक FIR दर्ज हुआ है, फिर उसकी भी जांच होगी, वो भी मामला कोर्ट में जाएगा, फिर उस पर भी कोर्ट का एक फैसला आएगा। तो हम क्यों नहीं इन एजेंसियों पर भरोसा करें, क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट पर और अदालतों पर भरोसा करें? नहीं, डेमोक्रेटिक सोसाइटी में ऐसा नहीं होता है। अदालतों पर तो भरोसा करना है, अदालतों से हम असहमत भी हैं तो आप पर लागू होगा, और जो आप पर लागू हो रहा है सब बात से आप सहमत हो जरूरी नहीं है, लेकिन लागू होगा। तो लेकिन जो एजेंसियां हैं, जज एजेंसियां हैं, कोर्ट हम गिरफ्तार हुए थे 2014 में, और गिरफ्तार हुए 5 मार्च को और 6 मार्च को लोगों ने प्रदर्शन किया मेरी गिरफ्तारी के खिलाफ। तो मेरी गिरफ्तारी तो एक सिस्टम से हुई थी, 393 के तहत हुई थी। मैंने मजिस्ट्रेट से कहा था कि 393 मैंने वायलेट नहीं किया है, हमने 144 वायलेट किया है, तो अभी के अभी आप 144 के वायलेशन में हम लोगों को सजा दे दीजिए। तो मजिस्ट्रेट ने, ऐसा होता है, दिल्ली में होता है और असम में भी होता है कि इमीडिएट सजा दे दिया जाता है। 1 सप्ताह हम लोग अंदर रहते या मजिस्ट्रेट ज़्यादा दिन रखते तो रहते। चलिए हम आपको बताते चलें कि बिहार की राजधानी पटना में भी आज तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी और ये तीनों लोगों की गिरफ्तारी के खिलाफ एक प्रतिरोध मार्च और प्रतिरोध सभा का आयोजन किया गया है। शाम को 3 बजे ये पटना के गांधी मैदान के आसपास ये होने वाला है। लेकिन पूरे देश में इसको लेकर विरोध के स्वर उभर रहे हैं और पूरे देश के दुनिया भर के अखबारों में ये खबरें आ रही हैं कि तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी ठीक नहीं है, सरकार ने जानबूझकर ये किया है और ऐसे लोगों को फंसाने की कोशिश हो रही है। मोहम्मद जुबैर का मामला भी यही है। मोहम्मद जुबैर के एक 4 साल पुराने ट्वीट को आधार मानकर पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। वो एक फैक्ट चेकिंग ये मीडिया हाउस के वो को-फाउंडर हैं। मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी को आप किस तरह से देख रहे हैं? एक तो वो फिल्म का वो जो सीन है उसको बैन नहीं किया गया है अभी तक, और तो मोहम्मद जमीन ने फिल्म का एक सीन दिखाया और ये कर दिया, तो अभी हम लोग देख रहे हैं। उलट ये हुआ कि सब लोग अब उस सीन को देख रहे हैं, जिससे हिंदू धर्म का माखौल होता है, ठीक है। हनीमून में से एक उठा करके हनुमान कर दिया, मून में से मुंह हटा करके इधर आ गया, इसमें से आकार निकाल करके इस तरह से हनुमान कर दिया, एक ऊपर का डंडी हटा दिया गया। तो वो जब हनीमून हाउस में आते हैं, फारूक शेख और ये दीप्ति नवल ना, ये दोनों लोग हनीमून फिल्म के कलाकार हैं, तो हनीमून करने के लिए आते हैं। तो वो कहती है दीप्ति नवल कि तुम जहाँ लेके आए हुई तो हनुमान होटल है, हनीमून होटल नहीं है, ठीक है। ये थोड़ा सा है जिसमें हास्य व्यंग की फिल्म है जो ऋषिकेश मुखर्जी ने बताया, और कोई भी समाज इनलाइटेंड है और वह हास्य व्यंग में अपने
देवताओं को भी शामिल कर लेता है, और कोई समाज इनलाइटेंड नहीं है जो कि इस्लाम खुद इनलाइटेंड नहीं है। तो फ्रांस में मोहम्मद साहब के ऊपर कार्टून बना तो फ्रांस ने कहा कि हमारे देश के कानून के हिसाब से ये बन सकता है, लेकिन इस्लामिक कानून के हिसाब से जो लोगों के जहन में है नहीं बन सकता है। तो उन लोगों ने जाके पूरा उस प्रेस का कि कई लोगों की हत्या की, उस पर गाड़ी चढ़ा दिया, भारी गाड़ी चढ़ा दिया, ये हुआ। तो हम केवल ये कहना चाहते हैं कि इस तरह के प्रसंग आते रहे हैं। हम उसमें से आज ये नहीं कहेंगे कि हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना चाहिए, लेकिन जो लोग कहते हैं कि मोहम्मद साहब के बारे में मजाक उड़ा दिए, उनसे हम जरूर कहेंगे तो आपको कोई अधिकार नहीं है कि हिंदू देवी देवताओं का आप मजाक उड़ाएं, ठीक है। तो अब इसमें मोहम्मद जुबैर इसमें कहीं नहीं आते हैं। मोहम्मद जुबैर एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल नागरिक हैं, उनको वो पब्लिक डोमेन में हैं। हमने भी एक हमारे ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में, एक सज्जन ने एक वीडियो डाल दिया, ऊपर से सुदर्शन लिखा हुआ था, और देखते ही मुझे लगा कि ये जो किसी न्यूज़ चैनल का मोनोग्राम बीच में नहीं लगता है, एक कोने में लगता है। तो हमने कहा कि डाउटफुल है। अब डाउटफुल है तो हमने तो अल्ट न्यूज़ के पास नहीं भेजा, लेकिन उसी फैमिली ग्रुप में मेरी एक भगिनी ने उसको अल्ट न्यूज़ के पास भेजा, और पता चला कि वो एक मुसलमान अंदर, 2-3 मुसलमान ले जाकर के अंदर किसी आदमी का गर्दन काट रहे हैं। ये दूसरे देश की किसी घटना को यहाँ दिखाया गया, ठीक है। तो अल्ट न्यूज़ ने सारे घटनाक्रम का तार जोड़ दिया कि ये यहाँ घटा, ये यहाँ घटा, दोनों को मिला दिया, और दोनों का संबंध यहाँ से नहीं है। तो इस तरह का काम ये कर रहे थे। इस तरह के काम की ज़रूरत हम में से हर एक को है, सरकार को भी है, नरेंद्र मोदी को भी है। पाकिस्तान कोई वीडियो वायरल कर दे जिसमें इंडिया के किसी एक्शन को कर दे, और पता चला कि किसी दूसरे जगह की घटना को इंडियन आर्मी को की ब्रूटलिटी को दिखाने के लिए वो कर दे रात के अंधेरे में, तो उसमें फैक्ट चेकिंग की ज़रूरत है। और यह एक्सपर्टाइज स्टेट संस्था नहीं कर सकती है, इसलिए कि ज़्यादातर स्टेट एक ऑर्गेनाइज संस्था है, तो ज़्यादातर वो जो है उसके अधिकारी स्टेट के द्वारा कुछ किया जा रहा है उसको बचाएंगे। तो इसके लिए न्यूट्रल संस्था ही होनी चाहिए। बहुत सारे अखबार, मैं ख़त्म करता हूँ, कि ऑम्बड्समैन बहाल करते हैं, ठीक है। ऑम्बड्समैन जो बहाल करते हैं तो उसी अखबार में जो गलत छपा है, ऑम्बड्समैन अखबार ही की तरफ से बहाल होता है, लेकिन बताता है कि गलत छपा है। तो ये फैक्ट चेकिंग की संस्था है, उसमें एक अभिजीत सिन्हा है ना, एक पार्टनर, प्रदीप नहीं जो भी हो, अच्छा जी, हाँ कोई सिन्हा, हाँ सम सिन्हा, उनको नाम नहीं भी बोल पाऊँ तो उनके पूरे टेम्परामेंट को मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत तरीके से जानता हूँ, उनको क्या बातें आकर्षित करती हैं। तो एक सीरियस ढंग से अल्ट न्यूज़ वो लोग चलाते हैं, और अल्ट न्यूज़ पे ऊपर कभी चार्ज नहीं है कि उसने फैक्ट्स चेकिंग के नाम पर मिसगाइड किया हो। तो मोहम्मद जुबैर के खिलाफ खार का कोई कारण नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि नागरिकों के किसी भी बात से स्टेट के लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन डेमोक्रेटिक सोसाइटी में सब स्टेट के लोग कह रहे हैं वही सही है, सत्ता कह रही है, ऑफिसर्स कह रहे हैं, मिनिस्टर्स कह रहे हैं वही सही है, इसकी गुंजाइश नहीं होती है। सभ्य समाज में लोग अपने बातों को रखते हैं। कई बार लोगों का जो विरोध है वह गलत हो जाता है, कई बार अज्ञानवश, वहमवश, ठीक है। तो मोहम्मद, चलिए अपने दर्शकों को ये बताते चलें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम सुनवाई के दौरान नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपके गैर जिम्मेदाराना रवैये के कारण पूरे देश का माहौल बिगड़ गया है, तो आपको टीवी में जाकर देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। असल में नुपुर शर्मा अपनी केस को उस कोर्ट में जहां वो चल रहा है उससे शिफ्ट करके दूसरी जगह ले जाना चाह रही थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को भी फटकार लगाई है और नुपुर शर्मा को कहा है कि आपको टीवी पर जाकर और पूरे देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। आपके बयानों के कारण पूरे देश में ये माहौल बना है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उदयपुर की घटना भी आपके कारण हुई है, आपको देश से माफ़ी मांगनी चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि क्या उदयपुर में जानबूझकर एक वीडियो बनाया गया, वीडियो बना के उसको वायरल किया गया एक दिन पहले ही कि हम लोग ये 2 दिन के बाद ये करने वाले हैं, और उसको किया गया, देश के प्रधानमंत्री की भी हम हत्या करेंगे, ये भी किया गया। और जब जांच शुरू हुई तो ये पूरा मामला निकला पाकिस्तान के एक आतंकी संगठन ने ये सब करवाया है, और अब ताबड़तोड़ छापेमारी चल रही है और उस मामले में गिरफ्तारियां भी हुई हैं। क्या
कानूनी एजेंसियों को, क्या राज्य की एजेंसियों को काम करने नहीं देना चाहिए? क्या मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी, क्या ये अंतिम सरकार का फैसला है कि अब उनको आजीवन जेल में रहना पड़ेगा? क्या लोगों को इसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि जांच के बाद, एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया था कि इससे हमारे धार्मिक भावना को हमारी आहत हुई है, हमारी भावना आहत हुई है, इसी की जांच हो रही थी और इसी केस पर एक गिरफ्तारी हुई है। तो क्या हमें इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि मोहम्मद जुबैर के मामले की जांच पूरी हो जाए, उसके बाद पुलिस या कोर्ट से कोई फैसला आ जाए? आप क्या, किस तरह से? देखिए, इंतजार तो करेंगे, वो तो हमारे हाथ में नहीं है, मजबूरी है। उनको जेल एक ऑलमाइटी इंस्टीट्यूशन पावर ने, पुलिस ने जेल के अंदर रखा है, तो इंतजार तो हम करेंगे, लेकिन हम अपना ऑब्जेक्शन भी जाहिर करेंगे। और आप समझ लीजिए कि यूएन जैसी संस्था ने एक तरफ तिस्ताक की गिरफ्तारी का भी विरोध किया है और दूसरी तरफ कन्हैया की हत्या का भी विरोध किया है, बहुत स्पष्ट शब्दों में उसके चीफ ने, यूएन के, आज हम इसको पढ़ रहे थे, ठीक है। तो इंटरनेशनल स्तर पर भी बातें उठ रही हैं और इसके पहले नूपुर शर्मा। लेकिन सामाजिक हमारा ये सवाल है, हम इस बातचीत को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि यूएन की तरफ से उस हत्या का विरोध होता है, यूएन कहता है कि ये गलत हुआ है, और तुर्किस्तान में, तुर्की ने ये कहा कि ये इस्लाम का में ये बहुत वर्जित है, हत्या तो वर्जित है, ये वो लोग इस्लामिक हो ही नहीं सकते जिन्होंने ये हत्या, ये तुर्की देश से ही आया। हमारे देश में जो सामाजिक कार्यकर्ता मानवाधिकारों पर तुरंत बखेड़ा खड़ा करते हैं, उनकी तरफ से कन्हैया लाल की हत्या पर एक भी बयान नहीं आया है। आप इसको कैसे देख रहे हैं? किसकी तरफ से? जो सामाजिक कार्यकर्ता कहते हैं कि मानवाधिकार हो गया और ये गलत हो रहा है, तो कन्हैया की भी हत्या भी गलत है, उस पर कभी किसी ने कोई? हम तो 4-5 व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, तो एकदम से जैसे एक चर्चा ही चल रही थी, तब तक एक सज्जन ने लिखा डायनेमिक्स ऑफ डेमोक्रेसी ग्रुप में कि उदयपुर के बारे में क्या कहना है। मैं उदयपुर में क्या हो रहा है जानता नहीं था, दिन भर मैंने टीवी, लेकिन उसमें जो लोग थे वो जानते थे। इमीडिएट उन्होंने लिखा कि निंदनीय है और फिर कई पोस्ट भेजे। तो हम नहीं समझते हैं कि केवल मैंने उदयपुर के हिंदुओं ने लाखों की संख्या में कन्हैया के हत्या के विरोध में कर्फ्यू के दरमियान भी प्रदर्शन निकाला, या कर्फ्यू में जो छूट दी जा रही है, तो जगन्नाथ रथ यात्रा वहाँ अभी 3 बजे से होने वाला है, तो इसमें भी लोग आएंगे। लेकिन ये केवल हिंदुओं ने नहीं, हिंदू और मुसलमान से परे उठ करके जो सेकुलर ढंग से सोचते हैं, डेमोक्रेटिक ढंग से सोचते हैं, उन लोगों ने मैंने व्यापक पैमाने पर कन्हैया के हत्या का विरोध किया है। और कोई, हम नहीं समझते हैं कि उस कावर्डली घटना का, आप ऐसे कल्पना नहीं कर सकते हैं कि जो लोग डेमोक्रेटिक इशू पर बहुत ज़्यादा ये रहते हैं, वो ऐसे, मैंने उसको हम कहेंगे कि वो एक बहुत ही आत्मघाती कदम था उसका, अपने ही खिलाफ उसने वो कदम उठाया, खुद तो उसमें जाएगा, अपने कम्युनिटी के लोगों को भी वो ढकेल रहा है, हालांकि कम्युनिटी ने उसका साथ नहीं दिया। उसका आप नहीं कह सकते हैं कि कहीं से एक आध उच्छृंखल आवाज उठ गया, कम्युनिटी ने उसका साथ नहीं दिया, उस हत्यारे का, उन हत्यारों का। और उन हत्यारों का जो लिंक आप बता रहे हैं, तो लिंक कराची के एक ऐसे संस्था से है जो पहले आमतौर पर मैंने सहिष्णु ढंग से काम करता था। इधर लिखा जा रहा है, कल ही हम रिपोर्ट पढ़ रहे थे, इधर लिखा जा रहा है कि उनके बीच में थोड़ा सा ऐसे तत्व बहुत उद्विग्न हो गए हैं जो दुनिया में जो चल रहा है मुसलमानों के खिलाफ, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा, लेकिन वो टेररिस्ट ग्रुप नहीं है। और इस ग्रुप के साथ उनका लिंक है, वो एस्टेब्लिश्ड होगा, वो कभी उनसे मिला था। और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी हमारे और आपके कपोल कल्पना की बात है, ये वेल एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस के द्वारा, लिखने वाले द्वारा, बल्कि कल रात में बीबीसी हिंदी वह भी उनके कराची लिंकेज के बारे में बात कर रही थी, बीबीसी हिंदी। तो ये हुआ है, कन्हैया का जो मर्डर है वह मैंने निंदनीय है और लोगों ने निंदा किया है। अब हम लोग ये देख सकते हैं, जैसे आज शाम मेरे दिमाग में ये प्रश्न था कि आज शाम को जो प्रोटेस्ट होने वाला है, प्रोटेस्ट का जो पोस्टर लोगों ने डिजाइन किया, उसमें 3 की गिरफ्तारी के खिलाफ, ठीक है, और उसमें एक शब्द नहीं है तो कन्हैया के बारे में। हालांकि जब डिजाइन किया जाता है तो स्टेट से वो लड़ रहे हैं, पीयूसीएल भी जांच करती है, तो स्टेट के द्वारा जो हो रहा है वह बाकी विषयों पर बयान होता है।
तो फिर भी हमको ये लगा कि इस समय ये एक तरह से मतलब सामाजिक सहिष्णुता के दृष्टिकोण से अनवाइज है कि इन लोगों ने कन्हैया को इस समय प्रोटेस्ट में नहीं लिया। ठीक वैसे ही जैसे कि सेनारी हत्याकांड के बाद आप एक्टिव हो जाए और उसके पहले लक्ष्मणपुर बाथे की हत्याकांड के समय चुप रहे, तो उससे पता चलेगा कि अब दोनों जनसंहार हैं और दोनों की हम निंदा करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस तरह से बढ़ जाते हैं कि वो लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार का विरोध करते हैं और सेनारी जनसंहार का समर्थन करते हैं, और दूसरे लोग हैं जो सेनारी जनसंहार के समय उद्विग्न हो जाते हैं और लक्ष्मणपुर बाथे जनसंहार का। इसी तरह से मुसलमानों में ऐसे लोग हैं जो शाहबानू के राइट के खिलाफ बोल रहे थे, पटना आ करके मौलवी लोग, और उसी समय सती प्रथा में वो सती प्रथा का विरोध कर रहे थे। तो हिंदू में वो रेडिकल और मुसलमानों में एकदम कंजर्वेटिव। चलिए हम अपने दर्शकों को ये बता रहे हैं कि हर रोज दिन के 1 बजे इस तरह के गंभीर मसलों पर बातचीत में आप भी शामिल होइए। हर रोज दिन के 1 बजे आज का खास मुद्दा, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे और आप भी हमारी इस बातचीत में शामिल हो सकते हैं। आप हमारे फेसबुक पेज पर लाइव जो कार्यक्रम चल रहा है, आपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं। हम लोग बातचीत को इसीलिए दिया, आपके मन में जो शंका है, कई लोगों के जहन में यह सवाल है कि ये गिरफ्तारी सरकार ने की है तो कहीं ना कहीं कुछ तो बात होगी इसलिए गिरफ्तारी। हम उसी बात को क्लियर करना चाह रहे थे। हम लोगों ने बातचीत में इसको स्पष्ट तौर पर रखना। एक और गिरफ्तारी हुई है गुजरात के पूर्व डीजीपी ये आरबी श्री कुमार का, ये पूर्व डीजीपी की गिरफ्तारी हुई है। ये डीजीपी की गिरफ्तारी के पीछे आप क्या किस तरह का? डीजीपी की गिरफ्तारी के पीछे जो बातें आ रही हैं हम बहुत मैंने फॉलो नहीं किए हैं, केवल इतना ही जानते हैं कि डीजीपी जो बात कहने जा रहे थे, जो उन्होंने कहा था कि कहेंगे, वह इन लोगों को अनुकूल नहीं पड़ता। हाँ। ठीक है। और डीजीपी भी मतलब इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये विवाद करते ये आवश्यक नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुत ही प्रिकॉशनरी डीजीपी ने ये कहा था कि मामला आने पर मैं खुलासा करूंगा, कुछ बातें कहूंगा, और ये सरकार को इससे नाराजगी थी। और आपने एक बात कही थी कि इंतजार क्यों नहीं करें, कोर्ट में तो जांच होगा ना, सब मामला कोर्ट में जाएगा। हम जरूर इंतजार करेंगे, हमको करना है, हमारी मजबूरी भी है और हम करेंगे। ठीक है, लेकिन हमको अधिकार भी है कि हम बताएं कि ये गिरफ्तारी गलत है। ठीक वैसे ही जैसे मेरी 353 में गिरफ्तारी के नेक्स्ट डे जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को गिरफ्तार करके कहा कि चुनाव की घोषणा हो जाने से 144 था, इसलिए हमने गिरफ्तार किया। तो फिर कोर्ट ने पूछा कि 144 को आप लागू कर चुके थे उस इलाके में, तो उसके बाद पुलिस चुप हो गई और वो केस का कोई स्टैंडिंग नहीं है। तो हर बार जो ब्यूरोक्रेट एक्शन लेते हैं वह विम्जिकली लेते हैं, या प्रायः कई बार विम्जिकली लेते हैं। और इसमें से हुआ क्या है कि इसमें सुधा भारद्वाज को आपने मार करके बाहर निकाला, जान तो नहीं मारा है, लेकिन उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया। बहुत ही जीनियस, मेरिटोरियस, डेमोक्रेटिक। और एक और बात कि एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ उनका कुछ साझा था। ये यहाँ का मैंने स्टेट को बहुत अच्छा नहीं लगेगा। भारत में मानवाधिकार का हनन स्टेट करती है, स्टेट के ही मानवाधिकार के हनन के मसले को एमनेस्टी प्रायोरिटी देती है। इसके बाद इसी में हमारे स्टेन स्वामी तो मार दिए गए, मर कर बाहर निकले। और स्टेन स्वामी से आप नहीं मिले होंगे, मैं मिला हूँ बगीचा में, रांची में। वो कितना ही गरीबों के प्रति और जिन लोगों को कोई भी मदद नहीं कर रहा है उनके प्रति कितना नेक, माने ईसाई मिशनरियों में सेवा भावना है, उसमें टॉप पर रहने वाले व्यक्ति थे, लंबे कद के व्यक्ति। ठीक है, उनको इस तरह से अंदर कर दिया जाएगा, ये बिलेबल विश्वास किए जाने वाला बात नहीं था जो हुआ। तो हम नहीं समझते हैं कि स्टेट हमेशा ही कुछ करती है और जुडिशियल सिस्टम से लोगों को न्याय मिल ही जाता है। इसलिए जुडिशियल सिस्टम के पहले भी लोग प्रोटेस्ट करते हैं कि ये गिरफ्तारी अन्यायपूर्ण है और इस अधिकार पर क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। लेकिन कोर्ट में जब मामला जाएगा तो वो जरूर ये कहेगा कि भाई अब कोर्ट में आ ही गए हैं तो हम लोगों के सामने बहस कर लीजिए, आप बरी हो जाइए। चलिए, देवी देवताओं या किसी की भी मैंने जो जिनको मानते हैं उन पर अगर कोई कमेंट करता है तो उससे जुड़े हुए लोग, उनकी भावनाएं आहत होती हैं। हिंदू देवी देवताओं को लेकर तमाम तरह के कार्टून बनते हैं, उसमें बहुत तरह के कमेंट होते हैं, लेकिन देश में कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि हिंदू, और वो हिंदू ही बनाते हैं। हाँ, मुसलमान नहीं बनाते हैं। तो वो बनाते हैं, लेकिन एक मकबूल फिदा हुसैन का भी सवाल खड़ा हुआ था। आज ही मैंने एक तस्वीर आप ही ने शेयर किया था कि शंकर, भगवान शंकर ब्रह्मा और विष्णु को रेपिस्ट बताया गया, किसी कार्टून में बताया गया है। लेकिन संदर्भों को जाने बिना
भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया था शंकर को नियंत्रित करने के लिए। इन चीज़ों को अगर आप, एक तो आप मानते ही नहीं कि ब्रह्मा विष्णु महेश कोई होते हैं, तब फिर आप उन्हीं को रेपिस्ट भी कह के, तो इसका मतलब है कि आप भावनाओं को आहत करना चाहते हैं। क्योंकि जब आप मानते ही नहीं हैं कि कोई ब्रह्मा, कोई विष्णु और कोई महेश है, तब तो फिर आपकी बात ही झूठी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच का पूरा बेजा इस्तेमाल है। वो जो कार्टून है पूरा बेजा इस्तेमाल है। और फ्रीडम ऑफ स्पीच ऐसी चीज नहीं है कि आपको बेजा इस्तेमाल करने की इजाजत देता है, इसलिए फ्रीडम ऑफ स्पीच भी वो नहीं कर रहे हैं, वो दूसरा कुछ कर रहे हैं, वो हेट स्पीच कर रहे हैं, वो मजाक उड़ा रहे हैं, ठीक है, लोगों की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं। वो कार्टून जिसका आप जिक्र कर रहे हैं मैंने देखा है, तो ऐसा होता है। और देखिए उनके ऊपर जो सरस्वती और गणेश इनका जो स्केच खींचने का चार्ज है, वह हमने देखा है, वह कोई अश्लील इसलिए नहीं लगता था क्योंकि उन लोगों की मूर्तियां भी बड़ी बनती हैं, वैसे बड़ी जाती मूर्तिकार उसको बनाते हैं। मूर्तिकार उसको जब औरत को बनाएंगे तो औरत के अंगों को उभारेंगे, तो मूर्तियां बनती हैं। तो उसमें कोई जो वो तो किसी एक पत्रिका ने उस समय वो बहुत ज़्यादा चर्चित एक बारगी हो गई थी, जिसमें कवर स्टोरी छपा था कि बंदर के हाथ में बिहार, क्या नाम था, कौन कोई वाजपेयी उसके एडिटर थे। आउटलुक नहीं आउटलुक नहीं, हिंदी की पत्रिका थी, मध्य प्रदेश से निकलती थी और कुछ ही दिनों में हिट हो गई और कुछ ही दिनों में फिर बंद हो गई। मंथली मैगजीन था, उसमें उसने क्या, आर्टिस्ट का क्या नाम है, जो सरस्वती का स्केच, मकबूल फिदा हुसैन के ऊपर एक जुटा उठा करके पूरा लेख लिखा। लेकिन मकबूल फिदा हुसैन ने जब वो स्केच बनाया था तो उस समय देखने वालों के आँख पर वो अटक नहीं रहा था, बहुत सहज था, उसमें शालीन था, उसकी तस्वीर थी। और स्त्री की जब का स्केच खींचिएगा तो आपके निगाह में अगर दोष है तो गलत देख लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ये जो रेपिस्ट शंकर, रेपिस्ट विष्णु और रेपिस्ट ब्रह्मा, तो ये जो कार्टून है, इस तरह का कार्टून है, वो बेजा इस्तेमाल है स्पीच का। ठीक उसी तरह से उसने भी इस्लाम के लेशंस को बहुत ही गलत ढंग से इस्तेमाल किया, कन्हैया का मर्डर करके और ब्रूटल मर्डर करके और उसका प्रचार करके। चलिए, बातचीत में आप भी शामिल हुई। हमको लगता है कि आज के बातचीत में आपके मन में जो विचार थे, आपके मन में जो शंकाएं थी, वो दूर हुई होंगी। अगर नहीं दूर हुई है तो विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज पर जाइए, इस बातचीत को आप देखिए और अपने कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिखिए। अगली बातचीत में आपके कमेंट्स को हम लेंगे। अभी हम तकनीकी कारणों से आपका कमेंट हम नहीं देख पा रहे हैं, अगर आपने किया भी है तो। हर रोज दिन के 1 बजे गंभीर मसलों पर बातचीत करने के लिए आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जाइए विमर्श न्यूज़ के फेसबुक पेज पर और जुड़िए हमारे साथ, देखते रहिए विमर्श न्यूज़। अभी तक आपने हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। आप जाइए www.vimarsnewslive.com पे हमारे चैनल को सर्च कीजिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबाइए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते रहिए विमर्श न्यूज़। नमस्कार।